दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज मैंने दोस्तों बहुत वर्षों बाद किसी ऐसे घटना स्थल पर गया जहां पर मुझे कुछ बोलना था, रिपोर्ट करना था, कुछ फोटोग्राफ्स लेने थे, कुछ वीडियो बनाने थे। इस तरह की कोशिशें मैंने की हैं और अभिजीत डिबके जंतर मंतर पर पहुंचते उसके पहले मैं पहुंच गया, थोड़ा थोड़ा सा पहले। और वहां पे जो हालात थे, एक तो दिल्ली की बिल्कुल झुलसाती हुई दोपहर, बहुत भीड़ थी और इसके बावजूद काफी लोग आए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से लोग आए उस तरह से जाते भी रहे। एक होता है कि चुंबकीय आकर्षण, कि लोग टिक कर बात करें, सुने, और इसके अलावा जो नेता हैं वो कोई लाइन लें, कुछ डायरेक्शन दें, कुछ ऐसी बातें कहें जिससे लोगों को लगे कि हाँ, काफी कुछ नया कुछ कहा जा रहा है। तो दोस्तों, मैंने जो जंतर मंतर पर आप देखा, मैं एयरपोर्ट तो नहीं था लेकिन मैंने सुना कि एयरपोर्ट पर जैसे ही बोस्टन से आए हुए अभिजीत डिपके, काकरोच जनता पार्टी के चीफ नेता, और जिन्होंने चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उनके एक बयान को लेकर, उनकी एक टिप्पणी को लेकर व्यंग्यात्मक जो एक अपना एक वीडियो पेश किया, जो मीम बनाया और एक व्यंग्यात्मक ढंग से जो उस पर कमेंट किया, मैं समझता हूं कि वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह एक सनसनी के तौर पे छा गया। लेकिन वो सनसनी जब जंतर मंतर पर मैंने उनको देखा तो वो लोगों के बीच उतना इम्पैक्ट नहीं डालने वाली थी। एयरपोर्ट पर जब वो आए तो पहले तो उनको पुलिस और इंटेलिजेंस के लोगों ने, ऐसा लगता था कि पहले से सब कुछ आयोजित है, प्रायोजित है। उनको उन्होंने अपने साथ लिया। उन्होंने कहा था कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और हम कोई परमिशन नहीं लेंगे पुलिस से अपने आयोजन के लिए, जबकि परमिशन यहाँ देने के बाद भी पुलिस कई बार आयोजन नहीं होने देती है दिल्ली में। लेकिन उनको सब कुछ मिल गया और वो फिर यहाँ लाए गए। तो वो सब कहानी तो अलग है। लेकिन मैंने जो जंतर मंतर पर देखा, उसमें दोस्तों निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि आशा भरी निगाहों से जो देखने वाले लोग थे वो काफ़ी थे उनको लेकर। लेकिन बाद में निराशा में डूबे लोग भी मुझे वहां मिले। कई लोग ऐसे भी थे जो सवाल उठा रहे थे। आप एक देखिए दृश्य जिसमें भीड़ जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है और अभिजीत डिपके अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बिखराव है। जिस तरह भीड़ में बिखराव है, वैसे ही उनके वक्तव्य में भी बिखराव मुझे दिखाई पड़ रहा था। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, वो मैं नहीं जानता। सोनम वांगचुक काफी देर से आए। मैं वो चीज, वो जो उनकी बातचीत है वो मैं दर्ज नहीं कर पाया। लेकिन आप देखिए इस भीड़ को, और डिपके साहब का जो इंटरवेंशन है, ये जिस तरह की सनसनी उन्होंने पैदा की थी सोशल मीडिया में कॉकरोच को सामने लाकर, वो बिल्कुल मिसिंग है। उनकी बात से चुंबकीय कोई एक आकर्षण लोगों में नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं जो उनको लगता है कि अभी भी आशा की किरण है, कुछ हो सकता है, क्योंकि वो लोग सिस्टम से दुखी हैं, सरकार से दुखी हैं, और जो भी कोई आवाज उठाता है उस आवाज को परखने की कोशिश करते हैं। एक बात दिख, उनको लगता है कि कुछ कहा जा रहा है, शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ इससे निकल आए। तो वही मुझे माहौल आज जंतर मंतर पर दिखा। ये देखिए एक दृश्य। हाँ हाँ, हम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें प्रोटेस्ट पीसफुल करना है, शांतिपूर्वक करना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ताकतें हैं जो चाहते हैं ये प्रोटेस्ट फेल हो जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
कि ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देना है। आप सबकी कुछ भी हो जाए, हम ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देंगे। सब शांति से एक जगह बैठ जाए। और मुझे पिछले 10-15 दिन से बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे ये क्या है कॉकरोचेस, ये क्या है कॉकरोचेस। बस सोशल मीडिया पर पेज चलाकर जमीन पर इनकलाब थोड़ी आएगा, जमीन पर लोग थोड़ी आएंगे। जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे, एक बार कैमरा घुमाकर दिखा दो। इतने सारे कॉकरोचेस बाहर हो चुके हैं और मुझसे बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि आप खुद को कॉकरोच क्यों कहते हो। कॉकरोच कहाँ होते हैं? कॉकरोच वहाँ होते हैं जहाँ कुछ सड़ जाता है। तो इसका मतलब हमारा सिस्टम, ये सिस्टम की गलती है कि कॉकरोच बाहर निकल रहे हैं। अगर सिस्टम अपना काम ठीक से कर लेता। और दोस्तों, एक दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बहुत सारे लोग जब आए, इतने सारे लोग थे कि अगर मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता, ढेर सारे लोगों से, तो बहुत वक्त लगता। लेकिन मैंने कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो मुझे कैरेक्टर्स दिखे, ऐसा लगा कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, अलग अलग क्लास के हैं और अलग अलग क्षेत्र के हैं। अब उनमें एक मुझे बिहार की असिस्टेंट प्रोफेसर दिखी, वो आरा में है, आरा में पढ़ाती हैं। और इसी कार्यक्रम के कारण वो वहां से आई अभिजीत डिपके को सुनने, उनको देखने। उनके लिए उमड़ी हुई जो भीड़ थी जंतर मंतर पर, हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सच्चाई यह है कि मैं जब देखा तो इतनी भीड़ नहीं कही जा सकती है जिसको कहा जाए कि भीड़ का समंदर है। हमने 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख की भीड़ भी देखी है, पटना से लेकर, और पटना के गांधी मैदान से लेकर के और दिल्ली के रामलीला मैदान तक। तो वैसी भीड़ नहीं थी। हाँ, 1000 से थोड़ी ऊपर भी हो सकती है, और बीच में कई बार वो 500, 400, 600 भी पहुंची। इसमें बहुत सारे पुलिस वाले थे, बहुत सारे मीडिया वाले थे। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 500 से लेकर 1-1,500 के बीच में मुझे जो अंदाज है, हो सकता है मेरा अंदाजा थोड़ा गलत भी हो, मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10-20 हज़ार की भीड़ थी, बिल्कुल नहीं। अब ये 1-1,500 अधिकतम मैक्सिमम रहा होगा, और जब कम हो गए लोग तब जाहिर है वो 400-500 भी हो सकता है। और दूसरी बात की पुलिस की संख्या और सफ़ेद वर्दी में जो लोग थे उनकी संख्या भी इसमें कुछ कम नहीं थी। लेकिन दोस्तों, मैंने जैसा कहा कि आरा से आई हुई एक प्रोफेसर, आप उनकी बात सुनिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, और उन्होंने जो बातें कही हैं, मैं उनसे बातचीत कर रहा था। बहुत धूप थी, बिल्कुल झुलसाती हुई भी धूप थी, लेकिन देखिए वो महिला प्रोफेसर वहाँ पे थीं और वो सुनने की कोशिश कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी, भीड़ क्या सोच रही है अपने नेता को लेकर, इसका भी एक असेसमेंट उनके दिमाग में था। उनकी टिप्पणी मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, आप देखिए। हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी हैं, ये बिहार के आरा से आई हैं। आरा से वहाँ पे ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। किस डिपार्टमेंट में हैं? पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिक्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी पैनी नज़र है। तो आप क्या सोच कर आई यहाँ? यहाँ पे जिस तरह से देश में असहमति के अधिकार को सीमित किया जा रहा है और जिस तरह से मूवमेंट को राइज नहीं किया जा रहा है, तो कोई भी मूवमेंट जो जेन्युइन मुद्दे पे ये राइज हो रहा है, मैं उसको सपोर्ट करने आई हूँ। और ये सिस्टम के खिलाफ जो क्वेश्चन उठा रहे हैं वो बिल्कुल मैं वैलिड मानती हूँ, उसको सपोर्ट करने आई हूँ। तो बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये ऑल ऑफ सडन ये चीज़ें जो सामने आई हैं, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की जो टिप्पणी थी, तो एक सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक एक इंटरवेंशन था, एक आपत्ति दर्ज करने का तरीका अभिजीत ने खोजा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन उन्होंने पार्टी बना ली। तो लोग कहीं ना कहीं इसमें अन्ना हजारे के करप्शन के खिलाफ जो अभियान था उसकी छाया देख रहे हैं। कुछ लोग इसमें अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों का फॉर्मेट देख रहे हैं कि लगता है कि रिपीटिशन है, इसी तरह की चीज़ों को की पुनरावृत्ति है।
तो जो डिस्कंटेंट है अपने समाज में, कहीं उसके लिए सेफ्टी वॉल्व का काम तो ये नहीं करेगा सिस्टम की तरफ से? इसको भी सर इसको देखने के कई सारे एंगल हो सकते हैं, बहुत सारे नैरेटिव चलाए भी जा रहे हैं जैसा कि आपने बताया, लेकिन मुझे जो लगता है मैं उसके आधार पर आई हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जो असहमति का अधिकार है, जो सिस्टम में इतनी सारी गड़बड़ी है, जो आवाज़ उठ रही है, मैं उसको सपोर्ट करने आई हूँ। सच्चाई तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन मुझे जो लगता है मैं उस कॉज के लिए आई हूँ, उस भावना के साथ आई हूँ। और दोस्तों, इसके अलावा एक और प्रोफेशनल जो दिल्ली की हैं और काफ़ी बेहतर ढंग से उन्होंने भी अपनी बात रखी, उनसे भी मैंने बात की। आप ये उनकी 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 बातचीत आप भी सुनिए और स्वयं उनके मुंह से सुनिए कि वो क्या करती हैं, क्या नाम है, ये सब आप सुनिए और वो क्या कह रही हैं। आप क्या करती हैं? आई एम 32 ईयर्स ओल्ड। मेरा नाम कोमल जायसवाल है। मैं कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ और मैं यहाँ स्टूडेंट्स के लिए सॉलिडारिटी दिखाने आई हूँ। मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम बाद एक सिविल मूवमेंट हुआ है, तो इसको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। और जो हमारी गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये काफ़ी हद तक अकाउंटेबिलिटी से अपने आप को ऊपर समझती है, तो हमें उसे ये याद दिलाने की बहुत ज़रूरत है कि नो गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ अबव अकाउंटेबिलिटी। हम रिपब्लिक है और ये पावर में आ गए, सत्ता में आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई जवाबदेही नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपका नाम क्या है? कोमल जायसवाल। कोमल जायसवाल। ओके, कोमल जायसवाल जी। अच्छा, आपको कोमल क्या लगता है कि एक कोई एक मैकेनिज्म, एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, एक स्ट्रक्चर, उसके बगैर क्या भीड़ से, क्या भीड़ के जरिए चीज़ों को बदला जा सकता है? देखिए, शुरुआत तो हमेशा मोबिलाइजेशन ही होता है, तो अभी डेफिनेटली बिल्कुल अभी कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है। और मैं ये कोई पार्टी भी नहीं मानती। मैं ये एक मीम से शुरू हुआ था, एक पेज है, एक मूवमेंट है। मैं इसे मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल समझती हूँ। मैं इसे कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं बल्कि एक सिविल मूवमेंट समझती हूँ। और मैं ये नहीं मानती कि यहाँ से कोई पॉलिटिकल जर्नी होगी, हो भी सकती है, आई डोंट नो। मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, बट मैं यहाँ पर एक सिविलियन की कैपेसिटी से आई हूँ, तो मैं इतना ही समझती हूँ इसके बारे में। आप क्या कह रहे हो बेटा? सर, जैसा अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि सीजेपी का मतलब कोई वो नहीं है कि फ्यूचर में चल के क्या हो जाएगी। फ्यूचर को देखकर तो ये भारत सरकार के लोगों ने बीजेपी को भी वोट दिया था, तो ये वो भी अच्छे दिन के लगा। फ्यूचर के घर में क्या है कौन जानता है। और दोस्तों, आखिर में, बिल्कुल आखिर में, मैंने एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जो जनपक्ष, जिनका एक कमिटमेंट है, मानते हैं कि वो जनपक्षधर पत्रकार हैं, और अभिजीत डिप के बार बार कहते हैं कि वो अम्बेडकरवादी हैं। आज भी अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें मुझे दिखी। मुझे आम आदमी पार्टी समझ में आई कि आम आदमी पार्टी विचार से जो भी हो, विचार वाली हो, विचारहीन हो, मैं नहीं जानता, लेकिन शुरू में जब उनका धरना प्रदर्शन दिल्ली में चलता था, करप्शन के खिलाफ जब वो अभियान चला रहे थे, तो वो गांधी की तस्वीर दिखाते थे, जेपी की तस्वीर दिखाते थे। लेकिन जैसे ही वो चुनाव लड़ने लगे, उन्होंने भगत सिंह और अम्बेडकर की तस्वीर दिखाने लगे। आज भी देखिए, दिल्ली में तो सरकार अब उनकी नहीं रही, लेकिन पंजाब में जब सरकार है तो भगवंत सिंह मान के यहाँ उनके 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 सीट के पीछे, उनकी कुर्सी के पीछे भगत सिंह की तस्वीर है और अम्बेडकर साहब की तस्वीर है। तो अजीब बात है कि एक जमाने में इन लोगों का जब आंदोलन चल रहा था, अभियान चल रहा था, तो अन्ना हजारे की तस्वीर थी, गांधी जी के ऊपर थी, जेपी के ऊपर थी, लेकिन अब ये लोग भगत सिंह और अम्बेडकर की तस्वीर का उपयोग करते हैं। आज भी मैंने देखा कि भगत सिंह और अम्बेडकर की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा था जब डिप के आए और भाषण देना शुरू किए और लोगों से संवाद करते रहे। कई बार तो बहुत अफरा तफरी थी, तो उनकी बात पूरी सुनी नहीं जा रही थी। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि जो मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार से, वो राउंड टेबल जो टाइम्स है, टाउन हॉल जो टाइम्स है, उसके वो एडिटर इन चीफ हैं सुरेंद्र कुमार जी। उनसे मैंने बात की और वो अपने को एम्बेडकराइट कहते हैं, जनपक्षधर पत्रकार कहते हैं। वो स्वयं उत्पीड़ित समाज से आते हैं। तो आप उनकी बात भी सुनिए कि जो अभिजीत टिपके के बारे में उनका क्या असेसमेंट है, उनके लिए भीड़ जो आई है, उनको लेकर उनका जो एजेंडा है, और
उनसे क्या लोगों को क्या क्या वो आकर्षण, वो चुंबकीय जो आकर्षण जो उनकी सोशल मीडिया की जो सनसनी है उसको लेकर जो दिखी थी जब वो बोस्टन में थे, और जब दिल्ली आ गए वो जंतर मंतर पे, तो क्या कोई उनको लेकर एक चुंबकीय आकर्षण लोगों में दिखा, नहीं दिखा, क्या है? तो आप सुरेंद्र कुमार जी को सुनिए। तो दोस्तों, अभिजीत डिपके इस मैदान में आ चुके हैं जंतर मंतर के, और ये बहुत बड़ी भीड़ जो आप देख रहे हैं, ठीक ठाक भीड़ है, तो इसका कोई केंद्रीय मंच नहीं है। तो ये कोने में कहीं बैठ करके वो अपने लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ और लोगों से भी डायलॉग कर रहे हैं, बहुत भीड़ है, अफरा तफरी है। इस बीच में बहुत सारे जर्नलिस्ट भी घूम रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं। मुझे अभी अचानक एक जर्नलिस्ट मिल गए, बहुत महत्वपूर्ण जर्नलिस्ट, ये टाउन हॉल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हैं सुरेंद्र कुमार, और ये स्वयं जनपक्ष के व्यक्ति हैं और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की वैचारिकी के साथ हैं। ये क्या सोचते हैं इस मामले में, मैंने सोचा कि इनसे भी बात करूं। सुरेंद्र जी, आपको कैसा लगता है? अभिजीत डिपके औरंगाबाद के रहने वाले हैं, बोस्टन में रहते हैं, अभी आज पहले दिन बोस्टन से यहाँ आए हैं। वो डिजिटल सनसनी बन गए हैं पूरे इंडिया में, और ये डिजिटल जो सनसनी है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को मिलाकर जितना उनका फॉलोवर है इंस्टाग्राम पर, सुना है कि उससे भी ज़्यादा है। आज वो आपके सामने है, आपको कैसा लग रहा है इस मामले में? प्लीज टेल। देखिए सर, ये जैसा कि आपने खुद ही बता दिया कि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ आंदोलन है, और ये तकरीबन जैसे आपने बताया कि कांग्रेस वगैरह सबसे ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये आंदोलन यहाँ तक, मतलब कि रील से रियल ग्राउंड पर पहुँच तो गया है, लेकिन आगे कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, ये अभी बहुत बड़ी परेशानी इनके सामने भी होगी, क्योंकि ये जोश में यहाँ तक आ तो गए हैं, लेकिन ना तो इनके पास में कोई संस्थागत कोई सलाहकार है, ना ही कोई इनके पास में संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनके पास में कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी भी तरह का कोई गोल नहीं है। ये बस अभी एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है जोश में आ गए हैं। कुछ गर्मी की वजह से काफ़ी लोग आए भी नहीं हैं, काफ़ी लोग आकर चले भी गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये एक मुझे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र सा भी लग रहा है, कि जिससे कि जो यूथ है, जो यूथ के अंदर जो रिसेंटमेंट है, युवाओं के अंदर रिसेंटमेंट है, जो माँ बापों के अंदर रिसेंटमेंट है, उस एनर्जी को, जो उस रिसेंटमेंट की जो एनर्जी होती है, जो साइकोफिजियोलॉजिकल एनर्जी होती है, जिसको हम किसी भी सामाजिक बदलाव में, एक वैचारिक बदलाव में ला सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, उस एनर्जी को डिफ्यूज़ किया जा रहा है। वो डिफ्यूज़ इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अभी आगे बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने खड़े हुए हैं। नीट और एनटीए तो एक समस्या हमारे सामने है ही है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे सामने जो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो अब आएगी भयंकर महंगाई की, और भयंकर बेरोजगारी की, भयंकर गरीबी की। ये बहुत आने वाले समय बहुत भयंकर रूप से आगे बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो लोग हैं, बहुत सारे लोग, अभी ये सारी का सारा मूवमेंट जो है सोशल मीडिया पर फैल जाएगा, इसकी तस्वीरें हो जाएगा, तो युवाओं को साइकोलॉजिकल अंदर से ठंडक मिलेगी कि चलो हो गया आंदोलन, चलो हमने कर दिया। ऐसा तो आपको लगता है कि एक सेफ्टी वॉल भी हो सकता है? ये सेफ्टी वॉल भी ही मुझे ज़्यादा लग रहा है कि जैसे कि बस इसको डिफ्यूज़ करना है, जैसे प्रेशर कुकर होता है और उसमें उसको फटने से बचाने के लिए उसके अंदर सीटी होती है। तो ये सरकार जो है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस तरह के जो डिफ्यूज़र्स हैं, जो इस तरह की सीटियां हैं, उनको हमेशा से इस्तेमाल करते हैं। कोई इनकी बात नहीं है, सरकार की बात नहीं है, ये सरकारें ऐसा करती ही हैं। तो दोस्तों, आपने अलग अलग लोगों को सुना, आपने वो दृश्य भी देखा जंतर मंतर का। अब आपके ऊपर मैं छोड़े जाता हूँ, हम फिर कमेंट करेंगे इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन मुझे लगा कि लोग अभी भी आशा बनाए हुए हैं कि शायद कुछ इसमें नई बात निकलेगी, लेकिन लोग निराश भी हैं, क्योंकि बार बार जो उनके समर्थक हैं अभिजीत डिपके के, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, सिर्फ एक बात को सामने ला रहे हैं। पहले उन्होंने 5-6 अपने मैनिफेस्टो में 5-6 मुद्दे उठाए थे, अब वो सिर्फ एक मुद्दा उठा रहे हैं, और वो उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और इस्तीफा अगर देंगे तो वो कहते हैं कि हम अपना आंदोलन वापस कर लेंगे। लेकिन उन्होंने जो 5
बड़े मुद्दे उठाए थे अपने मैनिफेस्टो में कि सेवानिवृत्ति के बाद जजों को राज्यसभा की सीट या कोई भी सरकारी पद नहीं मिलना चाहिए, वोट के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, और इलेक्शन कमिश्नरों में जो भी गड़बड़ी करता पाया जाए उसको यूएपीए में रखा जाएगा, उसको उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा। मीडिया जवाबदेही की बात उन्होंने की है और कहा है कि लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा अगर गैर जवाबदेह मीडिया होगा तो। गोदी मीडिया के एंकरों के बैंक अकाउंट खंगाले जाएंगे। फिर कहा कि दल बदल के खिलाफ कड़े कानून होंगे। 20 साल का जो बैन हो जाएगा चुनाव लड़ने पर ऐसे लोगों के खिलाफ जो गलत ढंग से दल बदल करेंगे। तो अब ये फिर वो बीच में कहते रहे कि सिस्टम को क्लीन करने का उनका इरादा है। तो क्या सिस्टम को क्लीन करना और 5 ये जो मुद्दे उछाले हैं उन्होंने मैनिफेस्टो में, इनका क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बनाम सिस्टम को क्लीन करना, इसके बीच में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ें फंसी हुई है। तो आज इतना ही, फिर हम बात करेंगे आपसे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।